हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामचीदास राठौर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रामचीदास राठौर कॉमर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। तो दीज आर समटाइम्स कंसिडर्ड एज सिनोनिम्स दैट इज हैविंग द सेम मीनिंग, हाउएवर देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस अमंगस्ट बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। कुछ समय पहले तक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी को पर्यायवाची के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन बेसिकली इनमें बहुत बारीकी से अंतर है फंडामेंटल बेस पर। बाय डेफिनेशन हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू G.R. Botley Boyer, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। According to R.N. Carter, bookkeeping is the science and art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. On the basis of these definitions, so it is mainly concerned with recording, keeping or maintenance of books of accounts. The maintenance of books of accounts include the following 4 activities. That means कि हम जो बुक कीपिंग और अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बुक कीपिंग के बारे में, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेफिनेशंस कुछ पॉइंट्स इसमें निकल करके आए हैं, 4 पॉइंट्स जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्ट वन इज दैट आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंगस्ट द वेरियस ट्रांजेक्शंस। तो डेली लाइफ में जो आपको ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, उन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में बुक कीपिंग का पहला फंक्शन जो है, कार्य है, वो ये है कि आप उन ट्रांजेक्शन्स में से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सर्च करें, ढूंढें उनको। सेकेंड वन, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। तो पहले तो आपने क्या किया कि उसमें से आपने वेरियस ट्रांजेक्शन्स में से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ढूंढा, एंड सेकेंड वन स्टेप आप ये करेंगे कि आप उनमें से इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स जो हम डील कर सकते हैं उनको आप ढूंढेंगे। एंड थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कल हमने बात की थी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के लिए यदि आप छोटे व्यापारी हैं तो आप जनरल अकेला बनाएंगे, और यदि आप बड़े व्यापारी हैं तो आप सब्सिडरी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, ये बुक्स कल मैंने आपको बताई हुई थी। और इसके बाद यदि कोई ट्रांजेक्शन हमारा बचता है जो इन सभी बुक्स में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए हम जनरल प्रॉपर को मेंटेन करेंगे। एंड लास्ट वन, बुक कीपिंग का में आपको एक काम और करना पड़ेगा, देन क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर, और उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आप लेजर में अकाउंट्स वाइज मेंटेन करेंगे, अकाउंट्स में आप उसको डील करेंगे। तो द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए ये कि जो बुक कीपिंग का काम है वो एक रोटेशनल वर्क है और इट्स अ क्लरिकल वर्क एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग का काम करने के लिए हमको बहुत एक्सपर्ट पर्सन्स की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास एक जनरल नॉलेज भी है अकाउंट्स की, तो वो कैंडिडेट भी आसानी से बुक कीपिंग का वर्क हमारा कर सकता है। तो एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंगली डन बाय कंप्यूटर्स, और आज की तारीख में यदि हम बात करें तो ये बहुत सारा काम कंप्यूटर्स के द्वारा बुक कीपिंग का किया जा रहा है। तो अभी जो हमने बात समझी तो वो सारी की सारी बात थी हमारी बुक कीपिंग के बारे में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेकंड टर्म जो हमारे पास है वो है अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग क्या? तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो जहाँ बुक कीपिंग आपकी समाप्त हो रही है, बुक कीपिंग अभी हमने समझा, बुक कीपिंग समाप्त कहाँ पर हुई कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर के उसको जनरल में रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करके उसको लेजर में अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, वहाँ तक का सारा काम हमारा कहाँ था? बुक कीपिंग के लिए। अब अकाउंटिंग के लिए जो हम टर्म समझने जा रहे हैं, तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो इट इंक्लूड्स दी फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज जो अकाउंटिंग में आप करेंगे उसको आप समझें। फर्स्ट वन, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग में पहला काम आप क्या करेंगे? जनरल एंट्री आप कर चुके हैं, बुक कीपिंग में लेजर आप बना चुके हैं, वहाँ आपके लेजर अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। अब आपको समराइज करना है। समराइजिंग में हमको ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करें। आफ्टर दैट हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे।
ये हमारी पहली एक्टिविटी है अकाउंटिंग के लिए। सेकंड वन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट इन अदर वर्ड्स ड्राइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। सेकंड वन का आपका क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। दैट मीन्स कि आपने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया हुआ है तो उसको प्रॉपरली आप रिलेटेड पर्सन्स के लिए एक्सप्लेन कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, उनको समझा सकें। और थर्ड वन, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो ये मैंने आपको ऊपर के साथ ही लिंक कर दिया था कि एनालाइज भी करना है, इंटरप्रिटेशन भी करना है और कम्युनिकेटिंग भी करना है। तो ये सारा की सारा काम हमारा अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगा। तो अकाउंटिंग में जो टर्म्स हमारे शामिल हुए, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, देन आफ्टर दैट उसको एनालाइज करना और एनालाइज करने के बाद आप उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे। देन आफ्टर दैट आपको जो करना है वो वर्क क्या है कि कम्युनिकेट टू रिलेटेड पार्टीज। तो सच द अकाउंटेंट्स वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ अ बुक कीपर। तो जो अकाउंटेंट का वर्क है तो वो सारा की सारा किसके ऊपर डिपेंड है, बुक कीपर के ऊपर। तो बुक कीपर का वर्क भी इंपॉर्टेंट है। तो हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द accounting process includes the bookkeeping function also, because on the basis of bookkeeping records an accountant draw periodically such financial statement, thus profit and loss, balance sheet, etc. In a small concern the accountant performs the work of a bookkeeper also. अब देखिए पॉइंट हमारे पास क्या था कि एक तो हमने बुक कीपिंग को मेंटेन किया, सेकंड वन हमने अकाउंटिंग के लिए। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का वर्क यदि बड़ा बिजनेस है हमारे पास तो ये दोनों वर्क अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किए जाएंगे। लेकिन यदि हमारा बिजनेस छोटा है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पसंद नहीं करेंगे। तो इन दैट पोजीशन जो हमारा अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट ही हमारा बुक कीपिंग का भी काम कर लेगा और वही हमारा अकाउंटिंग का वर्क भी करेगा। तो हम एक ही व्यक्ति को उसके लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये बात अभी हमने की अकाउंटिंग के बारे में। तो दो टर्म अभी हमने समझे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एंड थर्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है अकाउंटेंसी। तो व्हाट इज अकाउंटेंसी? तो अकाउंटेंसी को समझें, इट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स which are applied in accounting. It tells us how to prepare the books of account, how to summarize the accounting information and how to communicate it to the interested parties. According to Kohler, accountancy refers to the entire body of the theory and practice of accounting. तो जो अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी में आप थियोरटिकल और प्रैक्टिकली जो भी काम आप के द्वारा किया जा रहा है वो सारा की सारा काम आपको अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंगली समझाया जाता है। तो इसमें आपने जो किया तो जो आपके प्रिंसिपल्स बनते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, टेक्निक्स हैं आपके लिए, किस तरीके से आपको अकाउंट्स बनाना है, क्या फॉर्मेट उसका रहेगा और किस तरीके से आप उसको समराइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये सारा की सारा वर्क आपके लिए अकाउंटेंसी में बताया जाएगा। तो अभी ये तीन टर्म्स हमने समझे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए हमारे लिए ये चाहिए तो हम बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिकली भी हमको पता होना चाहिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वन हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पर बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। तो bookkeeping includes identifying the transactions of financial nature। अभी हमने ऊपर भी समझा था कि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड वन, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड थर्ड वन, रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजेक्शन्स एंड लास्ट वन, क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर। ये सारा के सारा वर्क हमारा बुक कीपिंग में रहेगा। देन अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। तो अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स, तो बुक कीपिंग के काम तो इसमें शामिल हैं ही, इसके अलावा और क्या शामिल होगा? तो समराइज द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस, समराइज करना, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द पार्टीज इंटरेस्टेड इन दैम। तो ये सारा काम हमारा स्कोप के अंतर्गत हमने डिफरेंस जोन में समझा। सेकेंड वन, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज।
तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, दैट आर फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला काम जो हमारा है वो बुक कीपिंग का पहला स्टेज है हमारे लिए, प्राइमरी स्टेज। एंड अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो बुक कीपिंग जहाँ हमारा समाप्त हो रहा है वहीं पर हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। देन थर्ड वन, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो आपने बुक कीपिंग को मेंटेन किया हुआ है तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करें अपनी बुक्स में। और जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है तो इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट दैम इनटू इंटरेस्टेड पार्टीज। और जो अकाउंटिंग का उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि जो आपने अकाउंट्स तैयार किए हुए हैं तो उसके बेस पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता लग सके और उस रिजल्ट को आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकें। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा अकाउंटिंग के लिए। द नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल वर्क। तो मैंने पहले भी आपको बताया था उस समय कि जो नेचर ऑफ वर्क है बुक कीपिंग का वो ये है कि वो रोटेशनल वर्क है, क्लैरिकल वर्क है हमारे लिए। और जो अकाउंटिंग का वर्क है तो अकाउंटिंग इज अ एनालिटिकल वर्क है और उसमें आपको विश्लेषण करना पड़ता है, काफ़ी आपको लॉजिकली उसकी जानकारी होना चाहिए तभी आप अकाउंटिंग का वर्क कर पाएंगे। एंड लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज हु परफॉर्म्स। तो द बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। तो बुक कीपिंग के लिए चूँकि हमको ज़्यादा ट्रेंड पर्सनस की आवश्यकता नहीं है तो हम जूनियर स्टाफ से बुक कीपिंग का हमारा सारा के सारा काम करा लेते हैं। एंड अकाउंटिंग, तो द अकाउंटिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। तो इसको सीनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है। इसमें हमको एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता हमको पड़ती है। और नॉलेज लेवल का जहाँ तक संबंध है तो इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। तो कम नॉलेज वाला कैंडिडेट भी हमारे लिए चलेगा बुक कीपिंग के लिए। और अकाउंटिंग के लिए इट इज़ परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स हैविंग हायर लेवल ऑफ नॉलेज दैट दैट द बुक कीपर। तो बुक कीपर से ज़्यादा ट्रेन पर्सन्स की आवश्यकता हमको अकाउंटिंग के लिए पड़ती है। और लास्ट वन, एनालिटिकल स्किल की हम बात करें तो द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल। तो बुक कीपर के लिए वो एनालिटिकल स्किल का होना आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसको तो केवल जनरल एंट्री और लेजर का ही वर्क करना है। तो वो आसानी से कॉमन सेंस के आधार पर भी कर सकता है, ज़्यादा एक्सपर्ट पर्सन्स की आवश्यकता नहीं है। वाइल अकाउंटिंग की बात करें तो द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल। और जो अकाउंटेंट का वर्क कर रहा है तो उसके लिए एनालिटिकल स्किल का होना भी आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने इस डिफरेंस को समझा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एंड नेक्स्ट वन डिफरेंस पर हम बात करेंगे तो वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो मीनिंग की बात करें सबसे पहले हम तो अकाउंटिंग इट इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड अकाउंटेंसी इट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो मीनिंग में ही हमको इसको समझना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग का काम क्या है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए होंगे उनको क्लासिफाई करना, समराइज करना। और जबकि अकाउंटेंसी का वर्क क्या है तो अकाउंटेंसी का वर्क ये है कि जो काम आप अकाउंटिंग में कर रहे हैं उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं उनको तैयार करना। देन स्कोप की बात करें तो इट इज़ नैरो इन स्कोप। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो उसका स्कोप नैरो है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। एंड अकाउंटेंसी की बात करें इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग क्या था कि जहां आपका बुक कीपिंग एंड हो रहा था वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा था। जबकि अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों की दोनों शामिल हैं, इसलिए इसका स्कोप ज़्यादा है। और रिलेशन की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग पूरा की पूरा बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड है। यदि मान लीजिए बुक कीपर ने कोई फॉल्ट कर दी है, सपोज दैट कोई एंट्री ही छूट गई है रिकॉर्ड करने से, तो अकाउंटेंट उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सारा की सारा डिपेंड है बुक कीपिंग के ऊपर। और इट डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी आपकी जो है डिपेंड, तो वो डिपेंड है आपके लिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के लिए। एंड लास्ट वन हम फंक्शन की बात करें
तो its main function is to ascertain the net results and the financial position of the business and to communicate them to interested parties। और अकाउंटिंग का फंक्शन ये है कि हम जो भी अकाउंट्स हमने तैयार किए हुए हैं तो उनसे फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करें। आफ्टर दैट जो रिलेटेड पार्टीज हमारे पास हैं कि जिनके लिए हमको ये रिकॉर्ड तैयार किए हुए हैं जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें, तो उनको हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें। और अकाउंटेंसी की बात करें तो इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अब ये अकाउंटेंसी का वर्क हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डिसीजन मेकिंग वर्क है हमारे लिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से मिल रही हैं तो उनके बेस पर आप फ्यूचर प्लान्स को माइंड में रखते हुए कि आगे हमको क्या करना है, उन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो ये सारा के सारा काम हमारा अकाउंटेंसी के लिए रहेगा। तो अभी जो हमने समझा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये कई बार कंफ्यूज करता है, तो इसको थोड़ा सा आप रिवाइज भी करते रहें और माइंड में क्लियर रखें जिससे कि ये आपको आगे भी काम आता रहे। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे तो वो है टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग की कौन कौन सी अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहली जो टाइप्स है हमारे पास वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो दी मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू ascertain the profit and loss account of the accounting period by preparing trading profit and loss account and balance sheet, to present the financial position of the business by preparing the balance sheet. This branch of accounting provides information required by the management and various other interested parties। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं फाइनेंशियल मनी टर्म्स वाले, उन सभी को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे कि हमको सभी जानकारी बिजनेस के बारे में आसानी से मिल सके कि फाइनेंशियल ईयर में हमारे बिजनेस को प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है और हमारे बिजनेस की हेल्थ स्टेटस क्या है, जिससे कि हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है और बाकी अदर पार्टीज जो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई हैं उनको सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। सेकेंड वन जो हमारे पास टाइप है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain द टोटल कॉस्ट and per unit cost of goods produced and service rendered by a business. It also estimates the cost in advance and helps the management in exercising strict control over cost। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे लिए, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग आपको क्या करना है कि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करेंगे, या जो भी आप सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो उस सर्विसेज की आपके लिए कॉस्ट क्या है, कॉस्ट आपको पता होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको कॉस्ट नहीं पता है तो मे बी पॉसिबल आप अपना सेल्स प्राइस कम ज़्यादा डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। और अंडर कॉस्ट अकाउंट हम एडवांस कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां हम कोई टेंडर वगैरह डालते हैं तो वहां हम एक एस्टिमेशन लगा के चलते हैं कि लगभग हमारे लिए कितना खर्चा होगा, और उस एक्सपेंसेस के बेस पर कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जोड़ करके हम टेंडर प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा की सारा वर्क भी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग किया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण है जो इन्होंने लास्ट वन पॉइंट आपके लिए कहा कि जो मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट, हमको हमारी कॉस्ट पर कंट्रोल करना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में बनी रहे, ना तो वो बहुत ज़्यादा हो और ना वो बहुत कम हो। यदि कॉस्ट ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा, और कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो मे बी पॉसिबल हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है शायद वो घटता जा रहा हो। तो थोड़ा इस पर मॉनिटरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन थर्ड जो हमारे लिए महत्वपूर्ण ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे as to assist the management in planning and controlling the operation of a business। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए रिलेटेड इंफॉर्मेशंस चाहिए, उनको मैनेजमेंट को प्लानिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है पूरे बिजनेस के लिए। तो द मैनेजमेंट अकाउंट्स यूजेस वेरियस टेक्निक्स टू कंसेप्ट टू मेक द अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग।
These techniques include ratio analysis, budgetary control, fund flow statement, cash flow statement, etc. तो देखिए अभी तक जो हम बात कर रहे थे अकाउंट के बारे में, तो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पर ही उसको जाके क्लोज कर रहे थे। लेकिन हमको एक नई ब्रांच जानने के लिए मिल रही है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा वर्क थोड़ा सा बढ़ रहा है, जहां हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, बजटरी कंट्रोल है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें भी हमारे द्वारा तैयार की जा रही हैं। और इसके बेस पर ही जो हमारा मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो फ्यूचर डिसीजंस लेगा कि हमको आगे बिजनेस के संबंध में क्या करना है, जिससे हमारा बिजनेस स्मूथली रनिंग कर सके। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग हमारे पास है, वो है टैक्स अकाउंटिंग। तो दी ब्रांचेस ऑफ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड for tax purposes is called tax accounting. Income tax and GST are computed on the basis of this accounting. तो आप टैक्स अकाउंटिंग को भी मैनेजमेंट करते हैं कि क्या क्या टैक्स हमको देने हैं समय समय पर सरकार के लिए, तो इसका भी हम अलग से मैनेजमेंट करके चलेंगे। एंड लास्ट वन ब्रांच, काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है आज के लिए हमारे लिए, और वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो दी सोसाइटी provides the infrastructure and the facilities without which business cannot operate at all. अब जो भी सोसाइटी हम जिसमें रहते हैं, यदि वो हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी ना दे तो हम अपने बिजनेस के लिए ऑपरेट नहीं कर सकते। हैंस द बिजनेस आल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। अब देखिए, समाज की व्यापार के प्रति जिम्मेदारी है। यदि समाज बिजनेस को रिस्पॉन्स नहीं देगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो अब बिजनेस की भी कुछ जिम्मेदारी है कि बिजनेसमैन समाज के लिए क्या कर सकता है। तो देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट्स ऑन एक्टिविटीज विच रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि एक बिजनेसमैन की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, अच्छे बिजनेसमैन को समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज्ड, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन। ये सारा काम आपको करना है कि जहाँ तक आप हो सके आप लोगों को जॉब्स दें, रोजगार दें। फाइनेंशियल सपोर्ट का जहाँ तक है तो वो भी आप यदि कर सकते हैं तो वो भी करें। बहुत महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन। आपके द्वारा किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान ना हो, वो आप प्रयास करें, और साथ ही साथ पर्यावरण के विकास संबंधी कार्यों में भी आप बराबर योगदान करें, ये आपसे उम्मीद की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रोडक्ट सेफ्टी। तो दैट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो समाज के लिए किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ये भी आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो वो प्रोडक्ट घटिया क्वालिटी का ना हो, उसको पूरा सेटिस्फैक्शन मिले, ये भी आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। कस्टमर इज अ किंग। यदि ग्राहक रूठ गया तो आपका व्यापार पूरा जाता रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि आपका कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड बना रहे। And social responsibility accounting techniques have been developed for measuring the cost of this contribution and the benefit to the society. तो इसमें आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आपको याद रखना है कि हम इस तरीके का प्रोसेस यूज करें कि जिससे कि हमारे समाज के लिए बेहतर से बेहतर हमारा बिजनेस साबित हो सके। तो ये हमने बात की थी अभी टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो जिनमें हमने बात की थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह तैयार करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट पर यूनिट सर्विस की और प्रोडक्ट की फाइंड आउट करेंगे और कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिसमें हम कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, बजटरी, ये सारा की सारा प्रोसेस करेंगे जिससे कि हमारा मैनेजमेंट डिसीजन ले सके समय समय पर। अंडर टैक्स अकाउंटिंग में हमको ये करना है कि हम जो इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह सरकार को देते हैं तो उसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस हम कर सकें और सरकार को समय पर टैक्स का भुगतान कर सकें। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर हो, अच्छी क्वालिटी का हो, इन्वायरमेंट का हमको ख्याल रखना है, जॉब्स अवेलेबल कराना है, समाज की बेहतर से बेहतर मदद करना है। क्योंकि यदि समाज ही नहीं होगा
तो हमारा प्रोडक्ट हम बेचेंगे किसको। तो ये सारी बात अभी हमने की। अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कि हमारे पास रहेगा अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट हमारे लिए एक सूचना केंद्र है, सभी प्रकार की सूचनाएं हमारे लिए उपलब्ध कराता है, चाहे हमारे इंटरनल यूजर्स हों या एक्सटर्नल यूजर्स हों। जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी अकाउंट से ही उपलब्ध हो पाती है। तो इस पर हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो किस किस को हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से संबंध रहेगा, तो इसके लिए दो कैटेगरी में हमने इसको स्टडी किया हुआ है। तो दीज आर स्टडीज, फर्स्ट वन इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो दो यूजर्स हमारे बिजनेस के लिए हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल यूजर्स के बारे में। तो इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन्स हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस इंटरप्राइज, जिनका हमारा बिजनेस से सीधा संबंध है। और सीधा संबंध हमारे लिए जिनका रहेगा वो है फर्स्ट वन ओनर और सेकंड वन मैनेजमेंट। तो ओनर और प्रेजेंट इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। अब जो ओनर है बिजनेस का, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जो इन्वेस्टर है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उनका इंटरेस्ट हमारे लिए ये रहेगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस बनी रहे, ये वो जानना चाहते हैं। तो दे आल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उनको ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, एक्चुअल में उसमें क्या हो रहा है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज ऑन प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये वो जानना चाहते हैं। और यदि प्रॉफिट घट रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस है, ये भी उनके लिए जानना महत्वपूर्ण है। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस, और हमारे बिजनेस एसेट्स की क्या वैल्यूज़ है। और ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाई अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ओनर्स को देता है, पहले हमारे यूजर्स। सेकेंड वन है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द इफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। अब मैनेजमेंट जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है। तो कौन कौन से डिसीजंस लेना है और क्या करना है फ्यूचर में, तो वो सारा के सारा काम करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो इन्फॉर्मेशन अकाउंट से उपलब्ध होगी। तो देयर नीड्स आर मेट बाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई पब्लिश्ड रिपोर्ट of the business enterprise such as profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, etc. However, most of the needs of management are met by unpublished internal reports which are presented most frequently to meet the specific requirement of management. अब देखिए, कुछ तो पब्लिक रिपोर्ट्स जिनको हम जारी कर देते हैं उनसे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन लेता है, लेकिन कई सारी बातें ऐसी हैं जो बाहर पब्लिश नहीं की जाती हैं। उन रिपोर्ट्स को भी मैनेजमेंट डिसीजन लेते समय ध्यान में रखता है। तो सच अनपब्लिश्ड और इंटरनल रिपोर्ट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब जैसे इंटरनल रिपोर्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को दूसरों को जनरली जाहिर नहीं करते हैं। देन स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो ये सारा के सारा काम हमारा इंटरनली है। तो ये इंटरनली रिपोर्ट्स हम किसी को बताते नहीं हैं, और इनके बेस पर हम डिसीजन भी लेते हैं। देन मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू दीज अनपब्लिश्ड और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, दैट्स आर सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस विच कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये हम बाहर के लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन इंटरनल यूजर्स हैं हमको बिजनेस को चलाना है मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सीक्रेट हो चाहे वो पब्लिश्ड हो, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जिससे कि हम बिजनेस के लिए सही डिसीजन ले सकें। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स की। पहले हमने बात की थी इंटरनल यूजर्स के लिए, इंटरनल में ओनर और मैनेजमेंट था हमारे पास। तो एक्सटर्नल यूजर्स जो हमारे पास हैं, तो उनके बारे में हम समझें तो ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर्स हो, लैंडर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, गवर्नमेंट एक्सेट्रा हो। तो पहले हम बात करेंगे
पोटेंशियल इन्वेस्टर फॉर एग्जाम्पल दोज हु वांट टू इन्वेस्ट। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर नीड्स इंफॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवार्डिंग द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट विल बी। तो उनके लिए महत्वपूर्ण है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो जानना चाहते हैं यदि बिजनेस सही है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देन शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स फॉर एग्जाम्पल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। तो दे वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो उनको भी चिंता रहती है। तो दे वांट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग टू देम विल बी रिपेड व्हेन ड्यू एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट टू द इंटरप्राइज। तो शॉर्ट टर्म जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए भी आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको सर्विस देते हैं या माल देते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आप उनको समय पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट हमारे लिए हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जो कि हमारे लिए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो दे वांट टू जज वेदर देयर प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट देयर ऑफ विल बी रिपेड व्हेन ड्यू एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द लॉन्ग टर्म लोन्स टू द इंटरप्राइज। अब जो लोग आपको लंबा फाइनेंस देते हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि उनका जो पैसा लगाया जा रहा है आपके बिजनेस में वो सेफ मोड में रहेगा या नहीं रहेगा, और जो ब्याज वगैरह उनका ड्यू होगा वो समय पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है आपकी। दैन एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनस। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए जानना चाहते हैं कि जिससे कि उनको ये श्योरिटी रहे कि उनको प्रॉपरली टाइम पर सैलरी मिलती रहेगी, अच्छे पैकेज उनको मिल पाएंगे, बोनस वगैरह मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारा वो जानना चाहते हैं। देन टैक्स अथॉरिटी, तो टैक्स अथॉरिटीज़ नीड इन्फॉर्मेशन फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, तो गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज नीड इन्फॉर्मेशन इन द पॉलिसी रिलेटिंग टू टैक्सेशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट जो भी आपकी पॉलिसी बनाती है अबाउट बिजनेस, तो वो आपकी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही तैयार की जाती है। तो जो भी जानकारी आप देंगे बिजनेस के बारे में, तो उसके आधार पर आपकी टैक्स पॉलिसी बनाना है या आपको सब्सिडी वगैरह उपलब्ध कराना है, तो ये दिया जाता है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, तो सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स एक्सेट्रा, ये भी आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो दे नीड इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड द स्टेप टेकन बाय द इंटरप्राइज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आप उस प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये भी आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। एंड पब्लिक काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो एन एंटरप्राइज अफेक्ट द पब्लिक इन अ वेराइटी ऑफ वेज सच एज अ प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडर ऑफ amenities in the locality, and being the customer to local suppliers, and public at large is interested in knowing the future plans of enterprises। तो आम जनता आपके व्यापार से जुड़ी होती है, चाहे वो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हों, चाहे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हों, सप्लाई चेन्स में जुड़े लोग हों, तो वो लोग आपके बिजनेस से जुड़े रहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर का प्लान क्या है। एंड कम्पिटिटर्स, तो दे वांट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ and weakness of the enterprise and for making comparisons। तो competitors आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, वो इसलिए कि आपके बिजनेस के बेस पर वो फ्यूचर प्लान बना के चलते हैं कि आप जो पॉलिसी लेकर के आएंगे वो भी उसी टाइप की पॉलिसी लेकर के आएंगे जिससे कंपटीशन हो वो जीत सकें। तो वो भी आपके बिजनेस पर नज़र रखते हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी बात जो हमने समझी, चाहे हमारे एक्सटर्नल यूजर हों या इंटरनल यूजर हों, ये हमारे बिजनेस से जुड़े रहना चाहते हैं। तो आज हमने ये सारी बातों को समझा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इन इंफॉर्मेशंस को आगे भी यूज़ करते रहें और अकाउंटिंग के लिए मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, अधिक से अधिक आप खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।